नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव से पहले जाति आधारित संगठन कोलबंद होने लगे। आदिवासी संगठन जयस ने माझी समाज का समर्थन मिलने का दावा किया। वहीं आने वाले समय में जयस ओबीसी महासभा के साथ पिछड़ी और अन्य जातियों को भी अपने साथ लाने में जुट गई। इसके अलावा एमपी राजपूत समाज भी अपनी भागीदारी के लिए ताल ठोक रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसका अगले विधानसभा चुनाव में बड़ा असर देखा जा सकता है, क्योंकि आदिवासी के साथ पिछड़ी जातियों का एमपी में 100 से ज्यादा सीटों पर दबदबा है, असर है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के लिए चिंता की बात हो सकती है। यह जाति आधारित संगठन बड़े दलों पर महज दबाव बनाने के लिए यह सब कर रही हैं। आज आपकी बात में इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। अब इस पूरे मसले को लेकर जयस का क्या कुछ कहना है और एमपी राजपूत समाज का क्या कुछ कहना है, यह भी सुनवाते हैं आपको। क्या लामबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं? हमने प्रदेश में युवा नेतृत्व देने के लिए मांझी समाज के साथ साथ अन्य वर्ग जो जिसमें धनगर समाज, मानकर समाज, बंजारा समाज और ओबीसी की कई ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जो जयस से जुड़कर मिशन युवा नेतृत्व के तहत अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उनके साथ हमारी आगामी 10 दिसंबर को भी भोपाल के में मीटिंग होनी जा रही है। हम लोग 80 सीटों पे ही तैयारी कर रहे हैं और 80 सीटों पे दमखम के साथ लड़ने का जो जयस का जो नारा है, उसमें अन्य वर्ग के लोगों का जो जयस को साथ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मिशन की कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ एक इशारा है। मध्य प्रदेश राजपूत समाज के जितने भी संगठन हैं उनको लेके हमने एक क्षत्रिय राजपूत समन्वय मंच बनाया है और शीघ्र ही हम लोगों की एक बृहद बैठक होगी जिसमें इस विषय पे हम लोगों ने निर्णय लेना है। और जहाँ जहाँ जिस सीट पे राजपूत समाज के प्रतिनिधि अपनी अच्छी पोजीशन में है, किसी भी पार्टी के हों वो, हम उस पार्टी से, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या दीगर और पार्टियां हों, उनसे हम निवेदन करेंगे कि सर्वप्रथम उनको टिकट दिया जाए उस क्षेत्र की जनता की मनोदशा को देखते हुए। तो पार्टियां यहां पर एकजुट होने की बात कर रही हैं, लेकिन इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की क्या राय है, यह भी आपको सुनवाते हैं। सबको साथ लेकर हम चलते हैं। सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा की सरकार को प्राप्त होता है। जो लोग षड्यंत्र पूर्वक लोगों को बांटने का काम करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं। और कांग्रेस लगातार ऐसे षड्यंत्रों में भागीदार रही है, हामी रही है। इसलिए कांग्रेस को भी तमाम जातियां, मजहब के लोग नकार रहे हैं और आने वाले चुनाव में भी यह सिद्ध हो जाएगा। दबावपूर्ण नीतियां है वो इस बात इसलिए जो आज तमाम सामाजिक संगठन है वो यहीं मध्य प्रदेश में सब इकट्ठा हो गए। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, शोषित लोगों का अधिकार छीनते हैं। मैं सवाल करता हूं कि पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हुए भी ये पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, कमजोर वर्ग के लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? और इसे लेकर अहम सवाल है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कि 2023 चुनाव से पहले क्या बढ़ गई हलचल? जाति आधारित संगठन क्या दिखा पाएंगे अपना दमखम, अपना बल? तो जयस को मिला माझी समाज का साथ, क्या ओबीसी महासभा अन्य जाति भी देंगे साथ? वो भी क्या साथ आएंगे? ये भी एक अहम सवाल। राजपूत समाज, सपाज भी मैदान, क्या बड़ी पार्टियों पर इन्हें अब विश्वास नहीं या फिर बड़ी पार्टियों के साथ ही मिल जाए? ये अहम सवाल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। एमपी में जातीय संगठनों का हो रहा मेल, क्या कांग्रेस और बीजेपी का ये मिलकर बिगाड़ेंगे खेल? तो आज आपकी बात मध्य प्रदेश में हम चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि किस तरह से ये लामबंद हो रहे हैं। अगर सभी पार्टियां यहां पर लामबंद हो रही हैं तो फिर बीजेपी और कांग्रेस को क्या एक बड़ी चुनौती यहां पर मिलने वाली है? नुकसान इसमें किसका होगा ज्यादा? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। मिथुन अहिरवार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मिथुन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है धैर्यवर्धन जी। पंकज पाठक, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय कुमार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी महासभा के, बहुत बहुत स्वागत है विजय कुमार जी आपका। इससे पहले कि मैं कांग्रेस और बीजेपी के पास आऊं, विजय कुमार जी,
मुझे थोड़ा सा आप ये समझाइए कि ये विचार क्या अचानक आया या पहले से ये तय कर रहे थे कि अब संगठनों को एक साथ आना चाहिए और बड़ी पार्टियों को चुनौती यहां पर देनी चाहिए? देखिए, ये विचार अचानक आना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा जो ओबीसी समाज है, जिसमें कई सारी जातियां आती हैं, मध्य प्रदेश में 92 जातियां आती हैं, और लगातार इस ओबीसी समाज को भाजपा हो या कांग्रेस उसको दरकिनार करने का काम करती है। तो ओबीसी महासभा ने यह तय किया है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो सामाजिक संगठन हैं, जिनको अभी तक उनके राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं भाजपा कांग्रेस सरकारों में, ना वो दे पा रहे हैं, तो जो थर्ड मोर्चा जो है उस पर हम लोग अभी चर्चारत हैं। चूंकि हम लोग सामाजिक संगठन है, हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सोशल जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जयस हो, ओबीसी महासभा हो या आपके SC, ST के संगठन हो, उन सबसे मिलकर बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा रहते हैं उस पर। ठीक है, मैं आता हूं धैर्यवर्धन जी। अब मेरा सवाल आपसे है कि ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम लोग संगठन है, आपस में हम लोग मिल रहे हैं और नुकसान इसका किसी को भी हो, लेकिन हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें रह नहीं गई बीजेपी से या फिर कांग्रेस से। दोनों ही पार्टियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगा। क्या नुकसान कुछ होगा यहां पर बीजेपी का? एक बड़ी चुनौती मिल सकती है क्या यहां पर? मेल मिलाप करते रहिए। हाँ, वार्तालाप हमेशा अच्छी होती है। मिलेंगे जुलेंगे तो तमाम प्रकार के सब विचारों को ठीक से लागू करने की जिजीविषा जो मन में है इन नेताओं के, वह धरातल पर लागू कर पाएंगे तो मैं तो स्वागत करूंगा इस मेल मिलाप का। पर अंततः उद्देश्य केवल यदि राजनीति है, वह भी कोई बुरी बात नहीं है। तमाम सारे लोग हैं सामाजिक संगठनों में, उनकी मंशा होती है कि उनके समाजों का प्रतिनिधित्व बढ़े, उनके समाज के लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिले। उसके लिए भी अगर ये सोच उनके मन में आई है तो भी कोई खास बात नहीं है, सामान्य बात है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आप ये देखिए कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। हम अंत्योदय के लिए ईमानदारी से शुचिता के साथ काम कर रहे हैं। हमने तो भारत में राष्ट्रपति बनाया, वो सबके से बनाया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजाद भारत के बाद आदिवासी समुदाय से कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष भी जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तब आदिवासी समाज से रहे। सत्यनारायण जटिया साहब SC समुदाय से थे। पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य हमारे यहाँ इस समय तमाम सारे पदों पर है ही। जैसा कि अभी कांग्रेस की वाइफ जब चल रही थी, वो कह रहे थे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। तो यह स्वतः सिद्ध है कि हमारे यहाँ उस गुलदस्ते में सभी प्रकार के फूलों की उपस्थिति है और उन फूलों की खूबसूरती और खुशबू से ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन महक रहा है। लेकिन कुछ फूल यहाँ पर अलग गमले में लगने जा रहे हैं। मिथुन अहिरवार, आप थोड़ा सा इसको समझाइए, इसको किस तरीके से देख रही है कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से समाजों को तोड़ने वाली पार्टी है। ये वही पार्टी है जिसने आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर बना दिया। ये वही पार्टी है जिसने 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद दलित बच्चों के ऊपर झूठे केस लादे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, पुलिस से पिटाई करवाई। ये वही पार्टी है जिसने ओबीसी समाज के आरक्षण का हमेशा विरोध किया। जब सामान्य वर्ग की बात आती है तो ये कहते हैं कि 50% के बाहर आरक्षण जा सकता है, और जब ओबीसी समाज को आरक्षण देने की बात आती है तो इनके वकील जाकर के कोर्ट में कहते हैं कि ये साहब वो संवैधानिक सीमा का जो उल्लंघन है, इस कारण ओबीसी समाज को ऐसे। तो इसी कारण मध्य प्रदेश में हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की बात हो तो ये बोलते हैं कि गोली मारो इनको, और इनके भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जैन समाज के व्यक्ति को मुसलमान समझ के मार दिया जाता। मारना मुसलमान को भी गलत है, जैन को भी गलत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि तोड़ने की राजनीति है, तो जहां इनके रामेश्वर शर्मा जी हैं, वो राजपूत समाज की बेटियों को लेकर के एक घृणित टिप्पणी करते हैं तो उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। जहां इनके प्रदेश प्रभारी हैं वो कहते हैं कि साहब ब्राह्मण और बनिया हमारी जेब में है, दोनों से नहीं समाज को लेकर के ऐसी टिप्पणियां आती हैं। नुकसान यहां पर बीजेपी का होगा तो कांग्रेस का भी होता हुआ नजर आएगा। देखिए जितने भी जाति आधारित संगठन है और जितने भी संगठन कर्मचारियों के, वे सब इस समय मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ हैं और वो कांग्रेस पार्टी में एक संभावना देख रहे हैं।
हो सकता है अभी राजनीतिक रूप से वो अपनी बात कहें, लेकिन जब देखेंगे जो हम उदाहरण जनता के सामने रख रहे हैं, उनके जो हितों को कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, उनको जब हम सामने रखेंगे तो ये संगठन भी पिछले चुनाव की तरह फिर एक बार ठीक है, मैं पंकज पाठक जी को जोड़ लूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पार्टी की समाज को तोड़ने वाली एक सरकार से बाहर निकालेंगे। हाँ ठीक है, पंकज पाठक जी, सर आप थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालिए यहाँ पर कि अगर ये संगठन लामबंद होते हैं, संगठन एकजुट होते हैं, तो फिर इतिहास क्या कहता है कि नुकसान यहाँ पर क्या कांग्रेस को ज्यादा उठाना पड़ सकता है या बीजेपी को, या फिर दोनों का ही नुकसान नहीं होगा? ये जो वोट है वो बटेंगे जरूर, लेकिन नुकसान किसी को नहीं उठाना पड़ेगा। देखिए ऐसा है जी कि नुकसान चाहे जिसका भी हो, हाँ, सबसे बड़ा नुकसान राजनीतिक दलों के कारण प्रजातंत्र को हो रहा है। जो सेवा का क्षेत्र है राजनीति, और उसका जो व्यावसायीकरण हुआ है, 75 अमृत महोत्सव चल रहा है, ये अगर हम इसकी मीमांसा करें, जो कि मीमांसा के समय पे हम नहीं बैठे हैं मीमांसा करने, हाँ, बिल्कुल, लेकिन नटशेल में बात करें तो ये समझ में आता है कि जो व्यावसायीकरण हुआ है, जो सुविधाएं ली गई हैं, एक दिन का विधायक जो है जिंदगी भर की पेंशन ले रहा है। एक आपने देखा होगा कि प्रकाश सिंह बादल कितनी पेंशन लेते थे, वो सब बंद की गई हैं। खैर, जहाँ पे राजनीतिक दल कहीं कोई अच्छा कदम उठाते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल हो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ें इस तरह की हो रही हैं समाज में, जो कि समाज विभिन्न अलग अलग समाज संगठित हो रहे हैं और वो अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपने हकों की बात कर रहे हैं, तो ये बीमारी आई कहाँ से? अगर इसको बीमारी मान भी लिया जाए तो ये आई तो राजनीति से ही है। राजनीतिक दलों ने ही जातीयता के आधार पर जातियों के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास किया है। उन्होंने देखा है कि यहाँ पे इनके वोट सबसे ज़्यादा हैं तो यहाँ पे ये प्रत्याशी खड़ा किया जाए। ये जो जोड़ बाकी गुणा भाग जो लगाया जाता है राजनीतिक दलों में, ये हमने बहुत अपनी आंखों से देखा हुआ है। कई चीज़ें हमने तो अपने सामने देखी है कि ये हो रहा है बाकायदा। तो देखिए ऐसा है कि जब राजनीतिक दलों में एक लंबे समय से ये बुराई व्याप्त हो गई है तो अब समाज में इसकी जो है डिमांड और बढ़ेगी। हर समाज चाहेगा कि हमको अधिक से अधिक सीटें दी जाए। कायस्थ समाज चाहेगा, दलित समाज चाहेगा, पिछड़ा वर्ग समाज चाहेगा। जितनी जातियां होंगी, जितने वर्ग होंगे, उतना ही। और मैं नहीं कहता कि ये एक वर्ग भेद, देखिए हमारा देश बहुत सांस्कृतिक देश है। हमारे यहाँ अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं और हम हजारों साल से साथ में रहते आए हैं। तो ये जो हमारी जो सांस्कृतिक बहुलता है और सांस्कृतिक सहिष्णुता है, तो हमको इसको अक्षुण्ण रखना चाहिए। और इसके लिए हमने जातियों को तोड़कर जो राजनीति की शुरुआत की है, तो अब वो जातियों तक पहुंच गई है। अब ये चीज़, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा स्वाद है, ये ऐसा आस्वाद है कि आप इसको कैसे छुड़ाएंगे। अब ये है कि अलग अलग संगठन जो जहाँ किसी न किसी कारणों से, देखिए समाज में विषमताएं तो बहुत हैं, आप उन विषमताओं को दूर नहीं कर पाते हैं, तो अलग अलग समाजों में अलग अलग जो है समस्याएं पैदा होती हैं, जो उसके कारण वो एकजुट होते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपना अलग मंच बनाते हैं। वही कोई किसी भी समाज का मंच हो, मैं उसको अलग दृष्टि से नहीं देखता, एक ही दृष्टि से देखता हूं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नुकसान किसको ज्यादा उठाना पड़ सकता है? चाहे वो राजपूत हो, चाहे दो बड़ी पार्टियों की अगर हम बात करें, कोई भी हो, बीजेपी और कांग्रेस की। सर देखिए, नुकसान तो ऐसा है कि नुकसान तो सबसे बड़ा जो है जनता का है। जनता का सबसे बड़ा नुकसान है, जनता का प्रजातंत्र की सबसे बड़ी हानि है। क्योंकि प्रजातंत्र को हमने, हमारे देश में प्रजातंत्र की जो तस्वीर है, हमने उसको सही अर्थों में लिया ही नहीं है। एक हमारे विश्व में जो प्रजातंत्र हमारा देखा जाता है, इतने आश्चर्य की दृष्टि से कैसे ये चुनाव होता है, कैसे इतने बड़े राष्ट्र के प्रजातंत्र को ये 125 करोड़ 140 करोड़ के लोग इसको उठा के ले जा रहे हैं, यहाँ तक ले आए हैं अमृत महोत्सव तक। ये इतनी बड़ी जिज्ञासा से देखते हैं। तो ये सबको, ये जितने भी जातीय संगठन हैं और जितने राजनीतिक दल हैं, इनको मिल बैठ के देखना चाहिए कि ये जो ये लोग कर रहे हैं, इससे समाज का कितना फायदा होने वाला है। विजय कुमार जी से यही समझ लेते हैं, क्या ये समाज को नष्ट कर रहे हैं? आप लोग जो अलग अलग संगठन है, किस समाज को फायदा? महासभा है, सभाएं जो बनी हैं, वो अलग अलग संगठन से क्या आप लोग मुलाकात कर रहे हैं? और अगर कोई राजनीतिक दल आपको बातचीत करने के लिए न्योता देगा तो फिर आप लोग उस न्योते को स्वीकार करेंगे? भविष्य में इस तरह से बातचीत हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं बीजेपी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता शर्मा जी बैठे हुए हैं, उनकी बात उन्होंने रखी कि सबका साथ सबका विकास,
आप बताइए, ओबीसी के नाम पे शिवराज सिंह चौहान जी को बैठा रखा है। 1931 से आज तक ओबीसी की जाति जनगणना नहीं हुई है केंद्र में, और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। पहले ये बताइए कि आखिर केंद्र सरकार ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करा रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ओबीसी के बैठे हुए हैं वो आज तक प्रस्ताव पात्र के केंद्र सरकार क्यों नहीं भेजते? 27% आरक्षण के नाम पे कांग्रेस और बीजेपी मुंह में दही जमा के बैठी हुई है, और लगातार कांग्रेस के कमलनाथ हो या बीजेपी के बीडी शर्मा हो या शिवराज सिंह चौहान हो, वो 27% आरक्षण के नाम पे आज भी ओबीसी को केवल झुंझुना पकड़ा रहा है। और रही बात सबका साथ सबके विकास की, लगातार ये बोल रहे हैं कि हम ओबीसी के नाम में मुख्यमंत्री बैठा हुआ, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। आप बताइए, 8 लाख वाला सवर्ण समाज सामान्य वर्ग का हमारा भाई ईडब्ल्यूएस के फायदा उठाता है, और 3 लाख कमाने वाला व्यक्ति को, ओबीसी को छात्रवृत्ति मध्य प्रदेश में नहीं मिल सकती है। तो आप बताइए सबका साथ सबका विकास कैसे हो रहा है? आप भाजपा हो या कांग्रेस हो, 70 साल हो गए भाजपा कांग्रेस को, अब 15 साल से भाजपा प्रदेश में राज कर रही है, ओबीसी के साथ में केवल छलावा किया है। हम लोग सामाजिक संगठन है, हम कई बार प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, उन पर केस लगा दिए जाते हैं, लेकिन ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी संवाद करते हैं, ना प्रदेश के विपक्ष के जो कमलनाथ है वो संवाद करते हैं। यानी कि भविष्य में अगर संवाद का मौका मिलेगा तो क्या संवाद करने आप जाएंगे? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। संवाद चुनाव आने वाले हैं, केवल ये घोषणा पत्र जारी करते हैं, जमीन पे कुछ नहीं करते हैं। इसलिए ओबीसी महासभा जो गैर संगठन है, गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन, SC ST ओबीसी धैर्यवर्धन जी सुन रहे हैं आप? हम उसके ऊपर बैठ के मंथन करने वाले हैं आगामी भोपाल के अंदर। उसमें जयस भी शामिल होगा, ओबीसी महासभा भी उसमें लीड करेगा, और हमारे SC ST के अन्य जो संगठन है उनसे भी हम वार्तालाप कर रहे हैं। अभी हम वार्तालाप कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और राजनीतिक पार्टी को चेतावनी जारी कर रहे हैं। यदि 1931 के बाद से आज तक जनगणना नहीं हुई है, अंग्रेज शासन था तब जनगणना 52% ओबीसी था। आज बताइए, इतना समय हो गया, 90 साल हो गए, आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ज्वान क्लास से बोलते हैं, लेकिन ओबीसी की बात क्यों नहीं करते? ओबीसी के नाम पे प्रधानमंत्री बैठे हुए, बताइए कौन सी योजना आपने बनाई ओबीसी के लिए? 27 आपने केंद्रीय मंत्री बना दी, बताइए कितना पिछड़े वर्ग के लिए बात करते हैं? कोई भी फंड नहीं है केंद्र के अंदर, प्रदेश के अंदर फंड नहीं है। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के जितने विभाग बैठे हुए उनके अंदर फंड जारी नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री अब चूंकि चुनावी मौसम आ गया तो क्या उम्मीद जग रही है आपको कि अब सुनवाई होगी यहाँ पर? धैर्यवर्धन जी आप सुन रहे हैं, नाराजगी बहुत ज्यादा है संगठनों की। कमलनाथ जी ने जब 27% दिया, उन्होंने क्यों हाईकोर्ट में अपने वकीलों को खड़ा नहीं किया? शिवराज सिंह चौहान जी कभी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते? क्यों उन्होंने स्टैंड हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट अपील क्यों नहीं करी है? लगातार केवल ये बयानबाजी जारी करते हैं, केवल ये समाज को भगाने का काम करते हैं। चलिए धैर्यवर्धन जी, मैं लेता हूं जवाब। धैर्यवर्धन जी, भाजपा कांग्रेस के हम लोग आरोप गंभीर है यहाँ पर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही आरोप है कि अब उम्मीदें नहीं रह गई, बहुत ज्यादा आशाएं नहीं रह गई हैं, क्योंकि हमारे लिए, हम समाज के लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा है। ये साफ तौर पर विजय कुमार कह रहे हैं। विषय परिवर्तन हो रहा है डिबेट का। मैं विषय परिवर्तन नहीं है, मुझे बताइए 8 लाख का व्यक्ति, सवर्ण समाज का व्यक्ति गरीब है, हमारा 8 लाख का व्यक्ति छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिलती है? जवाब दीजिए, आप प्रवक्ता है भाजपा के। मैं आपकी बात हो गई ना विजय कुमार जी, मेरी बात की तो आने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि विषय परिवर्तन हो रहा है, इस विषय पर चर्चा जब करेंगे तब उस विषय पर चर्चा करेंगे। आपके पास में जवाब नहीं है, इसलिए विषय परिवर्तन की आप लोग बात करते हैं। इतने सालों संवाद क्यों नहीं करते हैं आप लोग? क्यों नहीं बोलते हैं कि ओबीसी में छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिलती है? विजय कुमार जी को और मिनट दे दीजिए, कुछ पूरी बात कह लें, वो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद नहीं बात हो गई उनकी, पूरी बात हो गई, आप विषय परिवर्तन की बात करेंगे। चलिए धैर्यवर्धन जी, मेरा इतना सा कहना, देखिए हम सब जानते हैं कि किसी का 11 खिलाड़ियों में सिलेक्शन हो जाता है, किसी का 16 में होता है, बाकी के लोग रणजी में खेलते हैं या रणजी में आने के लिए अपना प्रदर्शन बेहतर करते हैं। तो ये तमाम जो जातिगत संगठन है उसमें कई नेता होते हैं जो निश्चित तौर पर इस बेहतरनी को पार करना चाहते हैं। चुनाव के समय एक्टिविटीज थोड़ी बढ़ जाती हैं, कोई ना कोई उसमें उनका मंशा होती है कि हमें प्रतिनिधित्व थोड़ा बढ़ करके मिले। और मैंने पूर्व में निवेदन किया कि यह अनुचित नहीं है, सबका हक है लोकतंत्र में कि वे अपनी परिस्थिति को अनुकूल बताकर वे अपना हक मांगे, और इस लोकतंत्र के महापर्व में वे भी दिया जाए। आप बीजेपी प्रवक्ता नहीं, आप सामान्य वर्ग के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं अभी। नहीं धैर्यवर्धन जी, तुम लेकिन अगर ये सारे संगठन एकजुट हो जाते हैं और अपने कैंडिडेट ले आते हैं चुनावों में, तो नुकसान क्या उठाना पड़ सकता है आपको, ये बताइए। के रूप में उपयोग कर रहे हैं। देखिए मैंने बताया ना, इतना आसान नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं।
हाँ। और ये कल्पनातीत विषय हैं, ये काल्पनिक विषयों को उत्तर भी आज देना ठीक नहीं है। हम तो सब लोग लगातार शिवराज सिंह जी को एक मिनट विजय कुमार एक बार आपकी बात होगी, एक बार बात पूरी होने दीजिए। सुनिए ना, उसके बाद आप मुझे बताइए। पहले मुझे जो एंकर है नहीं धैर्यवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए अपनी। मैं आदरणीय आशुतोष जी ने बोला है जैसा, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। हाँ। कि ये एक्सरसाइज होता है चुनावी वर्ष में, सब लोग इस तरह कई बार बैठेंगे, अनेक प्रयास करेंगे, पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उन सब दलों में भी तो सभी जातियों के नेता हैं, सभी जातियों के जनप्रतिनिधि होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कोई शून्य है कि सब अमुक वर्ग को कि एसटी को अवसर नहीं मिलता है या ओबीसी को अवसर नहीं मिलता है, इसलिए बहुत धार इनके विषय में नहीं होती। इसके बावजूद भी ये बैठे अपना हक मांगे, ज्यादा से ज्यादा हासिल करने का प्रयास करें, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि उद्देश्य ले देकर चुनाव का हो जाता है, उसके लिए जतन करते हैं, सबको करना चाहिए। और केवल वर्ग नहीं, वर्ग के बाद जाति आधारित हो जाता है, फिर जाति में भी उपजाति आती है। पता लगा कि ब्राह्मणों में भी तबका, भार्गव समाज हो गया, ज्योतिया हो गए, कानगुप्त सनान्य हो गए, वैश्यों में अग्रवाल महासभा भी अपनी मीटिंग करती है, हमारे गहोई समाज होता है वो अलग मीटिंग करते हैं। ऐसे ओबीसी में भी विभिन्न जातियां उपजातियां हैं, वहां से लेकर के नीचे तक। ठीक है, चुनावी वर्ष सबको प्रयास करना चाहिए, तो कोई बुराई नहीं है। पर मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र की खूबसूरती सामंजस्य में, प्रेम में, सद्भावना में और शुभेच्छा में। चलिए मिथुन अहिरवार इसका जवाब दीजिएगा। बीजेपी तो इसे बहुत ज्यादा चुनौती मान रही है, कह रहे हैं कि चुनावी साल है तो ये बातचीत होती रहती है, मीटिंग्स होती रहती हैं, और हर पार्टी में, चाहे आपकी पार्टी हो कांग्रेस या फिर बीजेपी, सभी में प्रतिनिधित्व हर जाति का रहता है यहाँ पर। देखिए, हर जाति का प्रतिनिधित्व हर पार्टी में रहता है, लेकिन आप किसी को केवल एक पपेट बना करके रख रहे हैं या उस जाति को अधिकार दे रहे हैं, इस बात से आपका ट्रैक रिकॉर्ड साबित होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने जहां विभिन्न समाजों को कई विशेष अधिकार दिए, चाहे वो आरक्षण हो, SC/ST एक्ट हो, ओबीसी समाज के हमारे साथी को बताना चाहूँगा, यदि ओबीसी समाज के लिए पहली बार महाजन आयोग का गठन किया गया तो अर्जुन सिंह जी ने किया। यदि ओबीसी समाज को पहली बार 14% आरक्षण दिया तो वो दिग्विजय सिंह जी ने दिया। यदि ओबीसी समाज को पहली बार 27% आरक्षण दिया तो वो कमलनाथ जी ने दिया। तीनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। साथ ही साथ अन्य समाजों को भी हमने उनके हक अधिकार दिए हैं। तो अगर आप हम पे ये आरोप लगाएंगे तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, जहां हमने आपको अधिकार दिए, जहां आपकी जनसंख्या को हमने कोर्ट में सामने रखा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आपके अधिकारों का विरोध किया। सामने ये प्रधानमंत्री रख देंगे, सामने 3-3 मुख्यमंत्री रख देंगे, लेकिन उन्हीं के रहते पिछले 15-20 सालों से आपको अपने अधिकार नहीं मिल रहे और आपको सड़क पर आना पड़ रहा है। यही बात दलित समाज के लिए, यही बात आदिवासी समाज के लिए। तो हमने हमेशा इन वर्गों को सशक्त भी किया और इनको एकजुट भी रखा। भारतीय जनता पार्टी ने इनके अधिकार भी छीने और इनको टुकड़े टुकड़े भी किया। इसके लिए आज भारत जोड़ो यात्रा भी हम ही लोग चला रहे हैं। तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि कौन आपके केवल वोट लेकर के आपको फिर माई का लाल बता देते हैं और फिर आपके ऊपर राज करते हैं, और कौन लोग हैं जो आपको अधिकार देते हैं, आपको सम्मान देते हैं। आपके बीच यदि भेद होता है तो आपको तोड़ने के लिए हम लोग पूरा संघर्ष कर रहे हैं। यह ट्रैक रिकॉर्ड आपको भी रखना चाहिए। धर्म और जाति की जहां तक बात है, हमेशा इस देश में हमने परंपराओं का निर्वहन किया, साथ ही साथ कमजोरों को अधिकार देने का हमने काम किया। भारतीय जनता पार्टी आज भी तोड़ रही है। इनकी बड़ी बड़ी बात करनी, आज देखिए कैसे कह रहे हैं साहब, जाति होती है, उपजाति होती है, जातियों में उपजाति होती है। उन जातियों के लिए आप ही के नेताओं ने, मैंने जो शुरू में वर्णित किया, ऐसे ऐसे बयान दिए ना, आपके मुख्यमंत्री जी ने उनको तोड़ने वाले बयान दिए हैं ना, आपके समय समय पर अन्य नेताओं ने बयान दिए हैं ना। तो हम समाज को जोड़ भी रहे हैं, समाज को अधिकार भी दे रहे हैं। आपका काम तोड़ने का ये सभी संगठनों को पता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में आज जितने भी जातियों के संगठन है, धर्मों के संगठन है, साथ ही साथ कर्मचारियों के संगठन है, चाहे वो आउटसोर्स हो, एएनएम हो, आशा उषा कार्यकर्ता हो, सब लोग मध्य प्रदेश का हर वर्ग आज आपके खिलाफ है और इसकी गूंज आपको चुनाव में भी सुनाई देगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा सभी जातियों का बना हुआ है और जातीय समीकरण कितना कारगर होता है ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है। और लगभग कितनी सीटों पर यहाँ पर दबदबा इन जातियों का है, अगर एकजुटता हो जाती है तो कुछ नफा नुकसान की, क्योंकि मैं शुरू से जिक्र कर रहा हूं इसका और कोई भी पार्टी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ही पार्टियां कह रही कि हमने हर एक जाति के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये जातियां मानने को तैयार नहीं है। थोड़ा आप इस पर रोशनी डालिए। देखिए, बहुजातीय बहुसांस्कृतिक राष्ट्र में आप जितना भी कोटा परमिट प्रणाली को लागू करेंगे, जितनी भी निःशुल्क योजनाओं को लागू करेंगे, हाँ, उसमें ये समस्याएं जो है हमारे लोकतंत्र को कमजोरी करेंगी, ऐसी मेरी मान्यता है जी। और इसके स्थान पर
यदि आप हर समाज से प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास करेंगे, हर समाज की प्रतिभाओं को अच्छा प्रशिक्षण, अच्छा शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की बात मैं हमेशा करता हूं कि इस देश में निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क स्वास्थ्य की घोषणा कर देनी चाहिए। अगर ये एक बार कर दिया गया तो फिर किसी प्रकार के कोटा, परमानेंट और मुफ्त की योजनाओं की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी योग्य होंगे, सभी योग्यता पूर्ण अपनी योग्यता के हिसाब से उनको वो स्थान मिलेगा। तो मैं सोचता हूं कि ये जो बांटने की राजनीति है इस प्रकार के माध्यम से, और इस प्रकार से समाजों को बांटने की और इस प्रकार से जो है जातियों को बांटने की ये जो राजनीति है, ये बहुत खतरनाक राजनीति है। और इसलिए आज हम इस पे बैठ के ये बात जरूर कर रहे हैं कि किसका नफा होगा, किसका नुकसान होगा। ये नफा नुकसान देखने का समय नहीं है, ये राष्ट्र को देखने का समय है, ये प्रजातंत्र को देखने का समय है। प्रजातंत्र जो है हमने बड़ी मेहनत से पाया है, हजारों साल के संघर्ष के बाद ये राष्ट्र बन पाया है। समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सियासी पार्टियों के नफा नुकसान, सर समय कम है। विजय कुमार माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, आपकी बात पूरी हो गई थी। बिल्कुल माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे बड़ी बात कि सियासी पार्टियों के नफा नुकसान से ज्यादा सबसे अहम बात है कि नफा नुकसान क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था को हो रही है और जनता को कितना ज्यादा यहां पर नुकसान हो रहा है या फिर उनको कितना फायदा हो रहा है, यह देखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज आपकी बात मध्य प्रदेश में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।